नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जाने माने एडवोकेट, समाजवादी चिंतक और विचारक अनिल त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सर्वोदय में काम किया है, समाजवादी पार्टी में काम किया है, चुनाव लड़ा है, मानव अधिकार के लिए आप कार्य करते हैं, पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। किस दिशा में आप अपने आप को सर्वाधिक पाते हैं कि जहां आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं? देखिए, मुझे लगता है कि जीवन जीने के लिए है और निरंतर सक्रिय होना चाहिए जी। और दूसरी जो सबसे बड़ा ये बात मैंने मानी है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में किसी भी चीज़ से बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है, मेरा जो जीवन है, उसके कई आयाम हैं। मैं खेती किसानी से लेके, चित्रकारी से लेके, फोटोग्राफी से लेके, लिखने पढ़ने से लेके, लोगों से बातचीत करने से लेके जीवन के सारे आयामों को जीना चाहता हूँ। तो ये कहना मैं नहीं कह सकता ये कि मैं किस खास दिशा में जाना चाहता हूँ, पर मैं अपने जीवन को समग्रता के साथ में जीना चाहता हूँ। चुनाव लड़ेंगे आप आगे, फिर कभी मौका मिला तो? चुनाव से मैं कभी डरा नहीं और ऐसी चुनौती यदि आई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की जान है। उससे भाग के लोकतांत्रिक आदमी आगे नहीं जा सकता। पहले आपने चुनाव लड़े पर बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं मिले आपको? देखिए, हार और जीत अलग चीज है जी। जीतने के बाद भी लोगों का लोभ हो गया, हारने के बाद अनिल त्रिवेदी आज भी सक्रिय है जी। तो मैं जीतने हारने के लिए नहीं लड़ रहा। मैंने जब भी लड़ा, 1977 में भी जो लड़ा, जयप्रकाश की क्रांति में, संपूर्ण क्रांति में, तो मैं विचारों के लिए लड़ा। मुझे यदि लगेगा कि विचारों के लिए चुनाव लड़े जाने चाहिए तो मैं लड़ने से पीछे नहीं भागूंगा। अन्ना हजारे के आंदोलन को आप कैसे लेते हैं? अन्ना ने सबसे बड़ा काम जो किया है कि जो देश नींद में डूबा हुआ था उसको जगाने का काम किया है। अब जो जागा हुआ देश है वो भौचक देख रहा है। ये हमारे आज के काल की समस्या है जी। कि हमारा समाज सहभागिता के बजाय दर्शक बन गया है। जयप्रकाश ने लोगों को सक्रिय किया था, समाज दर्शक बन गया आपके नाम। समाज दर्शक बन गया। तो ये दर्शक समाज कैसे भागीदार समाज बने, ये हमारी चिंता है। अन्ना ने हमको जगाया। अन्ना की भूमिका वही है कि जो एक बच्चे ने कहा था कि राजा नंगा, जो करप्शन का जो बेइंतहा इस समय देश के अंदर हो गई है, वो उसको उजागर करने का काम अन्ना ने किया है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में अगर अन्ना हजारे के सहयोगी ये कहेंगे कि संसद में लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे लोग हैं, वे उन पर मामले साबित नहीं हुए, आप तो वकील भी हैं जी, तो क्या ऐसे आरोप लगाना शोभा देता है किसी? देखिए, ऐसे नहीं, कैसे भी आरोप लगाना शोभा नहीं देता। जी। सवाल उठाना एक अलग बात है, हाँ। अपने तर्कों को रखना एक अलग बात है, हाँ। और गाली गलौज करना एक अलग बात है। पूरी संसद को अगर आप दोषी कहें तो जनरलाइज करके हम नहीं बोल सकते, किसी के बारे में नहीं बोल सकते, और वैसे बोलना अनुचित उचित है ये तो समाज तय करेगा, पर बोलने की आजादी में गाली देने की आजादी भी शामिल है। पर इससे जिसको गाली दी जा रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लोग उस व्यक्ति के बारे में याद रखते हैं कि एक ऐसा आदमी है, अच्छे शब्दों के इस्तेमाल के बजाय गाली बक रहा है, तो गाली देने वाले की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। एक जमाना था जब धर्म इस समाज को चलाता था, फिर सरकारें समाज को चलाने लगी और अब बाजार समाज को चला रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानना है कि राज और बाजार ये मनुष्य के दो आविष्कार हैं। जी। मनुष्य ने सोचा कि राज हमारा सारा गवर्नेंस करेगा, चीजों को चलाएगा जी। और पहले राज की बाजार के ऊपर धमक थी। हाँ। बाजार राज से डरता था। आज उल्टा हो गया कि बाजार राज को डिक्टेट कर रहा है और समाज जो है लुप्त हो गया। समाज का जो नागरिकत्व होना चाहिए लोकतंत्र में, आज सबसे बड़ी जो समस्या भारत जैसे देश के अंदर है कि 65 साल के लोकतंत्र के बाद भी यहाँ के आम नागरिक का कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो भीड़ की तरह देखा जाता है। ये एक ऐसा देश है कि जिसमें लोगों को ही समस्या माना जाता है। समस्या को समस्या नहीं मानते, समस्या को समारोह के साथ हल करने की बात करते हैं, पर सारे लोगों को समस्या मानते हैं। हमारे थिंकर भी, हमारे अखबार वाले भी, हमारे राजनेता लोग भी, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहेंगे भारत की सबसे बड़ी समस्या आबादी है। मेरा मानना है कि भारत की सबसे बड़ी संपदा आबादी है, उसका इस्तेमाल तो करिए, उसको काम में तो लगाइए, राष्ट्र निर्माण के काम में तो लगाइए।
उसकी ऊर्जा का उपयोग तो कीजिए। लोग कह रहे हैं कि हम दिशाहीन है, नौजवान कह रहा है कि हम दिशाहीन है। क्यों दिशाहीन हो तुम? क्योंकि तुम सोच नहीं पा रहे हो। आज हमको बाजार ये कह रहा है कि मैं आपको ऐसी जिंदगी पैसे से देना चाहता हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बटन दबाने की सभ्यता को हम स्वीकार करेंगे तो पूरा नागरिकत्व खत्म हो जाएगा। तो आज का जो सबसे बड़ा काम है, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चुनौती है मनुष्य जीवन की, कि उसको हर क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए और हर क्षेत्र में अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाना चाहिए और खुद की अकाउंटेबिलिटी को भी वेलकम करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफा उंगलियां उठाएंगे और हमारी तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि हम भी नागरिक के रूप में हमारी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपने कहा इवेंट होने लगे हैं बहुत ज्यादा जी। अब हर चीज, शहर में बड़े लोग वे हैं जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं। पहले जमाने में एक दौर था जब शादी में हजारों लोग बुलाते थे, अब किसी भी बहाने हजारों लोगों को बुला लिया जाता, और जो लोग हजारों लोगों को बुला सकते हैं वो बड़े माने जाते हैं। ये गलत है। ये मनी एडिक्ट समाज का चिंतन है कि जिसके पास बहुत ज्यादा काला धन है, जिसके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, उसको बड़ा मानते हैं। ये जो हमारी गरीब और अमीर की परिभाषाएं हमने गढ़ ली हैं जी, कि जो पैसे को लात मार रहा है, जो पैसे के इंस्टीट्यूशन में भरोसा नहीं करता, बियॉन्ड मनी की बात करता है, उसके पास कितने स्किल है। हमारा जो गरीब आदमी जिसको आप कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, वो हल चलाता है, मेहनत करता है, खेत फसल उगाता है, पुल बनाता है, सड़क बनाता है, इतने काम आते हैं। और हमारे पास केवल पैसा है और हमको कोई काम नहीं आता, हमको चढ़ाव चढ़ना भी नहीं आता, हमारी सांसें फूलने लगती है। तो ये जो अवधारणा है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा क्या है? पैसा, मेरा मानना यह है कि पैसा केवल एक साधन है। कितना साधन आप इकट्ठा करोगे? जी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ये पैसे के पीछे बावले होकर मनुष्य सभ्यता अपना सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। और पहले तो पैसा कोई अचल संपत्ति के रूप में था। आज जो डिजिटल मनी आ गया है, डिजिटल मनी का तो कोई और छोर ही नहीं है। उसकी कब वैल्यू घट जाएगी, कब वैल्यू बढ़ जाएगी, किसी को कुछ पता ही नहीं होता, और सब उसी के पीछे पागल हो रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इस पे समाज ने ठहर के सोचना चाहिए। आप हर साल हजारों लाखों पौधे, लाखों बीज रोपते हैं जंगलों में जा जाकर, ये क्या कहानी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरी धरती माँ है, ये एक फूड चेन है। जी। तो मैं मेरे जीवन का लक्ष्य ये मानता हूं कि जिस समय मैं इस प्लेनेट पे आया, इस धरती पर आया, उस समय जैसी धरती मुझे मिली थी, मैं जब जाऊं उससे बेहतर धरती छोड़ के जाऊं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मैं निरंतर पेड़ पौधों को धरती के वस्त्र मानता हूं। मुझे नंगी धरती दिखती है, पथरीली जमीन दिखती है, तो वहां पर कुछ न कुछ उगना चाहिए, ऐसा मेरे मन के अंदर बहुत तेजी से घटने लगता है। इसी का नतीजा है कि मैंने कुदरत काम आंदोलन प्रारंभ किया। उसमें मैं तरह तरह के बीज इकट्ठे करता हूं, मेरे कई मित्र इकट्ठे करते हैं, और कई सालों से हम उन बीजों को ऐसी जगह पर जहां कोई जाता नहीं है, वहां जहां के लगाने का काम करते हैं। कहां जाते हैं? लोग कहते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, खेत की मेड़ पर, खेत में, आसपास के इलाकों में, जहां जगह मिलती है। हमारे यहाँ प्रचलन शहर में ये हो गया कि फोटो के साथ में पौधा रोपो और शो ऑफ करिए। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, ये बीज लगा रहे हो, इसकी रक्षा कौन करेगा? तो क्या मनुष्य समाज ने सारे पेड़ पौधे उगाए हैं क्या? नेचर खुद अपनी करता है। जैसे हम नेचर के बच्चे हैं, वैसे पेड़ पौधे भी हैं। लोग कहते हैं कि आप पौधा लगा रहे हैं, इसको बकरी खा जाएगी, गाय खा जाएगी। तो मैं कहता हूं कि मनुष्य के बाप की दुनिया नहीं है। बकरी की भी उतनी ही भूमिका इस पृथ्वी के ऊपर है जितनी गाय की भूमिका है दूसरे प्राणी की। उनका भोजन है, इसलिए खाएंगे। हमारा काम है कि लगाते रहें बिना इस चिंता के कि वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। कितने लोग आपके साथ ही इस अभियान में? इसमें जो लोग मिलते हैं, ये कोई मेरा नया नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। और मनुष्य तो पक्षियों से सीखा। सबसे ज्यादा जंगल जो दुनिया के अंदर लगे हैं वो पक्षियों के जीवन चक्र से लगे। जी। ये मनुष्य ने ऐसा अनूठा जीवन चक्र अपना लिया है कि वो नेचर को खत्म कर रहा है। बाकी आपने किले की दीवार के ऊपर बरगद को उगते हुए देखा होगा, वो किसी पक्षी की बीट से होता है। तो उनकी जीवन शैली ऐसी है। ऐसा मुझे लगता है कि मनुष्य ने भी ऐसी जीवन शैली लगानी चाहिए कि हमारी ये जो भोजन की श्रृंखला है, पर्यावरण की जो श्रृंखला है, ये अविरत रूप से परकोलेट होती रहे और गहराई से पूरी दुनिया के अंदर फैलती रहे। विविधता किस तरह लाते हैं आप अपने काम में? जैसे पौधे में देखिए, कौन से बीज आप लगाते हैं? सभी तरह के, इसमें मैं कोई चयन नहीं करता।
क्योंकि ये कुदरत का खेल है, जिसको उगना होगा उग जाएगा, नहीं उगना होगा उग जाएगा। जो चीज मिसिंग है, जहां पर मिट्टी है, पानी आ रहा है, वहां बीज नहीं है, वहां हम किसी भी बीज को रख दें, उगा, जितना उगेगा वो डिकम्पोज होकर उतनी खाद बनाने का काम तो करेगा ना। आप सिलेक्टिव क्यों होते हैं कि हम नारियल का ही पौधा लगाएंगे या बरगद का ही पौधा लगाएंगे या नर्सरी से लाके ही लगाएंगे? जो नेचर का खेल चल रहा है उसको नेचुरल तरीके से बीजों को बिखेरते रहिए, चीजों को उगने दीजिए। तो आप जंगल में जाते हैं बारिश के मौसम में और बीज बिखेर देते हैं? बारिश के पहले, गर्मियों बारिश के पहले गर्मियों में, क्योंकि ये जो जीवन की प्रक्रिया है, ये जब पहली बूंद जमीन पे गिरती है उसके साथ ही जीवन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इस कुदरत के इस काम को करने के लिए हमको तरह तरह के बीजों को, जो बंजर जमीन है, पहाड़ी खाली जमीन है, उस पे जा के बीजों को थोड़ा सा मिट्टी खोद के डाल के वापस आ जाइए, आपका काम खत्म, बाकी नेचर काम करेगा। आप खेती किसानी भी करते हैं? हाँ, मैं पिछले 35 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और अभी पिछले 20 साल से तो बिना गाय बैल के, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पिछले 25 सालों में मैंने 750 वृक्षों को बड़ा किया। हमारे 750 वृक्ष आपने बड़े? 750 वृक्ष, उसमें 15-20 तरह के फलों के हैं, 150 तरह की हमारे पास वनस्पतियां हैं, और उनका जो पत्ता है जी, उसी को डिकम्पोज करके हम पूरा जैविक फार्मिंग करते हैं। हमारे यहाँ सांप भी है, हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में केचुए हैं, हमारे यहाँ 35 तरह की बर्ड आती है, वो अंडे देती है, उनके बच्चे होते हैं, ढेरों घोंगे हैं, ढेरों मेंढक है, पूरा चेन है नेचर का, वो हमारे घर के परिसर के अंदर बना हुआ है। हम कुछ नहीं करते, नेचर करता है, हम नेचर के साथ में रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि आप कर रहे हैं। आपको परेशानी होती है कभी इससे? कोई परेशानी नहीं होती। सांप से, बिच्छू से? जब हमारा विजन ही ये है, हमारा दृष्टि ये है कि वो भी प्राणी है, उससे डरने के। हमारे घर में सांप आते रहते हैं, हमारे किचन में भी आ जाते हैं, तो उससे हड़कंप नहीं मचता। जैसे और गेस्ट आते हैं वैसे वो भी आके चले जाते हैं। हमारे घर में मेंढक भी घूमता रहता है, छछूंदर भी घूमती रहती है, पर हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ कि कालाकुंड में जो मैंने प्राकृतिक जीवन केंद्र बनाया, हाँ, वहां पर बारिश में लाखों की संख्या में एक कीड़ा आता है जिसको हाथ लगाओ तो गोल हो जाता है। हाँ, उसको भादवा कहते हैं आदिवासी लोग। तो मेरी तीनों दीवार के ऊपर पूरा भर गया। मुझे लगा ये क्या हो गया बवाल। तो कई लोगों ने कहा कि वकील साहब घासलेट और साबुन का पानी मिला के इनको मार दीजिए। उसी समय मेरे जेहन में ये सवाल आया कि ये कीड़े मेरे घर नहीं आए, मैंने इनके इलाके में अपना घर बनाया है, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इन कीड़ों को मारूं। तो मैं 10 दिन सारा काम छोड़ के उसी परिस्थिति में उन लाखों कीड़ों के साथ में जंगल में उस मकान में रहा। मुझे उनका पूरा जीवन चक्र समझ में आया। वो जैसे आए थे वैसे चले गए। ये हमारा जो अंदर का डर है कि ये हमको काट खाएगा, ये हमको मार देगा, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, ये जो लाभ हानि का ही गणित मनुष्य के दिमाग में चलता है, इसी से सारी विकृतियों का जन्म हो रहा है। और आदिवासियों के बीच जाके क्या काम? आदिवासियों के साथ तो मेरा बहुत पुराना नाता है। पिछले करीब 40 सालों से मैं आदिवासी समाज के साथ में उन्हीं की तरह रहने की कोशिश करता हूँ, वैसा ही रहता हूँ। और मैं उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार भी मानता हूँ कि आदिवासी समाज के कई लोग कहते हैं कि वकील साहब भले ही आप कहीं और पैदा हुए हो, पर हम तो आपको आदिवासी मानते हैं। ये मेरे काम का सबसे बड़ा रिकॉग्निशन मैं मानता हूँ कि एक ऐसा समाज जिसको लोग विपन्न कहते हैं, जिसको अशिक्षित कहते हैं, वो मुझसे एकाकार होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी उनके साथ एकाकार होकर बिताने का काम किया। जब कश्मीर में घोर आतंकवाद चल रहा था, अभी तो कुछ कम हुआ है, लेकिन जब घोर आतंकवाद था तब आप अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ श्रीनगर चले गए और लाल चौक में रहे कई दिनों तक, ये भी सही? ये देखिए, ये जो जीवन का रोमांच है, हम अज्ञान के कारण उस रोमांच से वंचित हो जाते हैं जी। जब मैं कश्मीर, बहुत वर्षों से जाने की मेरी इच्छा थी, पर जब जाने का मुझे मौका मिला तो मैंने साफ अपनी पत्नी से कहा कि हम किसी होटल में नहीं ठहरेंगे। मेरी दिली इच्छा है कि मैं लाल चौक में 2-3 दिन लोगों के साथ में रहूं। सौभाग्य से मुझे एक सीबीआई के अफसर गाड़ी में मिल गए और उन्होंने उससे कहा कि आप सीधे गुरुद्वारे में चले जाना, श्रीनगर के गुरुद्वारे में चले जाना, वहां जो सज्जन मिलेंगे उनको मेरा नाम बताना, वो आपके रहने की व्यवस्था कर देंगे। उसी से मुझे मालूम पड़ा कि गुरुद्वारा एक ऐसी संस्था है जी कि जहां कोई भी जा सकता है।
और उस गुरुद्वारे में 3 दिन बिताए। मैंने वहाँ पे वायलेंट सिचुएशन भी देखी, लोगों से मिला। और जब अगले दिन मुझे कश्मीर घूमना था तो मैंने ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि भाई मुझे डल झील और इस सब में रुचि नहीं है, मैं कश्मीर के लोगों से मिलना चाहता हूँ। उसने बहुत खुशी से हम दोनों को घुमाया कि ऐसा कोई आता ही नहीं है कि हमको लोगों से मिलना है। एक चीज़ जो मैंने सीखी है अपने जीवन में, जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मेरा अज्ञात का भय खत्म हो गया है, मैं पिछले 30 सालों से 5 ऐसे लोगों से दिन भर मिलने की कोशिश करता हूं जो मुझे नहीं जानते और जिनको मैं नहीं जानता हूं। इसका नतीजा ये हुआ कि देश समाज में कहां क्या घट रहा है, अमीर गरीब छोटा बड़ा कैसे सोच रहा है, इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको उनसे संवाद करके होती है। आज का जो आप जिनको नहीं जानते आप उन लोगों से हाँ, क्योंकि यदि जो मुझे जानते हैं वो अनिल त्रिवेदी की तरह से मुझसे बात करेंगे, उस डिस्टेंस से बात करेंगे। जब हम लोक सागर के अंदर एकाकार हो जाते हैं, उसमें गोताखोरी करते हैं, तो फिर हमको समाज के मोती मिलते हैं कि इसमें क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, और हमारा रास्ता आगे चलने का बहुत होता। इमरजेंसी में आप जेल भी गए थे? मैं 19 महीना में सबसे छोटा मीसाबंदी था, 23 साल का था जी। और मेरे माता पिता आज़ादी के आंदोलन में जेल में रहे। पिताजी 24 महीने 1942 की क्रांति में रहे जी। और मैं जब घुस रहा था तो मेरे मन में यही सपना था कि मैं अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ूं, पर मेरे को 19 महीने ही रहने का मौका मिला। और इमरजेंसी के बाद चुनाव की घोषणा हो गई। इमरजेंसी के बाद चुनाव की घोषणा हुई और मैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा उम्मीदवार था। नया 5 नंबर क्षेत्र बना था जी। सुरेश सेठ और हमारा चुनाव हुआ था जी। मैं 900 वोटों से सुरेश सेठ से हारा था। उस समय में यंगेस्ट कैंडिडेट था मध्य प्रदेश का। और सर्वोदय आंदोलन से कैसे जुड़े रहे? आपके पिताजी जाने माने सर्वोदय थे। हमारा गांधी विचार का परिवार है जी। हमारे पिताजी शुरुआत में ही क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई के बाद सीधे 1930-32 के ज़माने में बापू के पास अहमदाबाद चले गए जी। और तब से जो हमारे परिवार की धारा चली गांधी विचार की, तो हमारा जन्म ही गांधीवादी परिवार के अंदर हुआ। उनके सारे संस्कार, हाथ से काम करना। आज भी मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ और ऑफिस खोल के सबसे पहले अपने ऑफिस की झाड़ू लगाता हूँ। लोग देखते रहते हैं, कई बार मुझसे आके पूछते हैं कि वकील साहब हैं? मैंने कहा 2 मिनट रुको, फिर कुर्सी पे बैठता हूँ। बोले कहिए आप ही वकील साहब हैं? उनको शौक लगता है कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में हाईकोर्ट का वकील अपने हाथ से झाड़ू लगा रहा है। हमारे कपड़े हाथ से धोते हैं। ये जो शरीर की जो ऊर्जा है जी। उसको हमने करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 1.25 अरब का देश है, एक नागरिक भी 1 यूनिट बिजली का काम अपने शरीर से यदि करेगा तो हम बिना कोई डैम बनाए, बिना एटॉमिक एनर्जी का कोई तजवीज किए हुए विद्युत केंद्र बनाए, हम हमारी शारीरिक ऊर्जा से ही हमारे बहुत सारी ऊर्जा का संकट कम कर सकते हैं। पर आज के दौर में विचार तो आपके बिल्कुल खिलाफ है। ये माना जाता है कि जो जितनी ज्यादा ऊर्जा की खपत करेगा, जितने ज्यादा कार्य रखेगा देश, जितनी ज्यादा सड़कें होगी, वो तरक्की। भाई आप अपनी माँ को मारना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं? जी। मुझे लगता है कि धरती माँ को बचाने में बेटों का जीवन जाना चाहिए। आज के जो बेटे हैं वो धरती माँ को मारने पे तुले हुए हैं, इसलिए वो चलते हैं तो धुआं निकलता है जी। वो जीते हैं, पानी ढुलता है तो काला पानी नदी का हो जाता है। आज हमारी नदी काली क्यों हो गई? हम सड़क पे चलते हैं तो कब हमारी जान चली जाएगी? तो ऐसा डेंजरस वर्ल्ड। मैं जंगलों में इतना घूमा, मुझे किसी शेर ने, सांप ने, किसी ने नुकसान नहीं किया, पर हर दिन 2-4 भाई हमारे इस इंदौर शहर के अंदर वाहनों से कुचल के चल जाते हैं। तो कौन सी दुनिया विकसित है? ऐसी वो दुनिया जो हर व्यक्ति को टेंशन दे, हर व्यक्ति के जीवन में मौत का खौफ भरे, हवा को गंदा कर दे, पानी को गंदा कर दे, जीवन को जीने में उसका सारा पसीना पैसा कमाने में ही चला जाए और फिर भी वो परेशान का परेशान रहे। यदि ये विकास है तो ऐसे विकास को मैं सलाम करता हूँ, दूर से सलाम करता हूँ। इसकी मुझे कोई चाहना नहीं। जो हमारे बाप दादे सदियों से जिस तरीके से जीवन जीते आए, उससे हमारी पानी गंदा नहीं हुआ, हमारी गंदा नहीं हुआ और हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ी है। आपके बच्चे भी आपकी विचारधारा से सहमत हैं? बिल्कुल, हमारी 3 पीढ़ियां इस तरीके से जी। आज जो खर्चीली शादी और समारोह सब होते हैं, हमारे परिवार में गांधी जी की आश्रम पद्धति से विवाह होता है। विवाह विधि 1-1.5 घंटे में समाप्त हो जाती है। उसमें दूल्हा दुल्हन को पंच महायज्ञ जो गांधी जी ने बताए, झाड़ू काटनी होती है, सफाई करनी होती है, गाय की सफाई करनी होती है, जो पनघट है उसकी वो करना होता है, सूत काटना होता है, वृक्षारोपण करना होता है, गीता का पाठ करना होता है
और वर जो है वो अपने हाथ से सूत काटेगा, उसकी साड़ी बनेगी, वो वधू पहनेगी, और वधू जो काटेगी उसके कुर्ते और धोती के अंदर दूल्हा आएगा। ये सादगीपूर्ण जो तरीका, और सुबह विवाह होता है ये सारा का सारा। और गांधी जी ने सबसे पहला जो जमनालाल बजाज की बेटी मदालसा बेन और श्रीमन नारायण, उनका इस विधि से विवाह करवाया था, और आने वाले लोगों को केवल एक एक संतरा दिया हुआ था। तो हम वैभव किसको मानते हैं? हमारा मानना है कि सादगी में वैभव है, समृद्धि शांति के अंदर है। जी, हमारी जो जीवन के मूल्य हैं उनको उनके ऊपर कायम रहने में जीवन का मतलब है। फिसलते रहने में क्या परेशानी है? आज की दुनिया आधुनिकता के नाम पे, विकास के नाम पे निरंतर फिसल रही है, और घर में बैठी हुई है, दर्शक समाज बन गया। उससे हिला डोला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, सोचा नहीं जा रहा, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। ऐसे शरीर हमने बना लिए कि आपकी चलने में सांस फूलती है। तो यदि ये आधुनिकता है तो हम इसको प्रणाम करते हैं। अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत अच्छी बातें की। हमारे इस कार्यक्रम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोबारा आपसे जल्दी ही मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।